हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं टैक्सेशन की रिविजनरी सीरीज फॉर सी इंटरमीडिएट फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 एग्जामिनेशंस। तो जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, मैं आप लोगों को पहले इस रिविजनरी सीरीज के कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो वी आर डूइंग चैप्टर वाइज रिविजन, रोज एक चैप्टर का रिविजन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें। वी आर कवरिंग सारे के सारे चैप्टर्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो। आपको हर चैप्टर के फ्री कलर्ड पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। और ये वाली रिविजनरी सीरीज जो है वो May 25, September 25, January 26 के एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर हम लोग रिविजन कर रहे हैं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बुक से उसके बाद अपने आप से आराम से कर सकते हो, राइट। ये इनकम टैक्स का शेड्यूल है, तो आप लोग देख सकते हो। टुडे इज व्हाट, टुडे इज 26th ऑफ मार्च, राइट। सो टुडे इज 26th ऑफ मार्च और आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन करने जा रहे हैं। उसके बाद कल हम लोग सैलरीज का करेंगे, फिर पीजीबीपी का, फिर क्लबिंग का, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों का 4 अप्रैल तक पूरा इनकम टैक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 5 अप्रैल से हम लोगों का जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल तक हम लोगों का पूरा जीएसटी का रिवीजन क्लियर हो जाएगा। सो माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि आप रोज एक एक चैप्टर जो जो हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता जा रहा है, आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं अपनी बुक से, मेरी बुक से, जहां से भी आप लोगों ने पढ़ाई की है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहो, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन विद द रिविजन ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑलराइट, चलो सर। तो हम लोगों का कैपिटल गेन्स कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ खास है नहीं, छोटा सा चैप्टर है और बहुत जल्दी हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो डिविडेंड इनकम, ठीक है। उसके बाद कैजुअल इनकम, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह वगैरह। फिर 56 to 7B, ये नहीं है। अब 56 to 7 भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये भी हटाना होगा, इसको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। काफी सारे मैं ध्यान ध्यान से चेंजेस कर देता हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो कोई बात नहीं, अब वो क्लास के साथ साथ पता चल जाता है। मतलब आई टेक सो मच केयर कि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए बुक में या कोई नोट्स में, या कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। फिर भी पढ़ाते पढ़ाते कोई ना कोई एक चीज ऐसे समझ में आ जाती है यार, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। चलो एनीवे, तो ये वाली चीज, ये 56 to 7 भी इज नॉट इन योर सिलेबस एनीमोर, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, पुराने वाला है ये। ऑलराइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन डीम्ड टू बी इनकम इन द ईयर ऑफ रिसीट, इसके बारे में हम लोगों को मालूम ही है, ठीक है सर। ह्यूमन है तो गलती होगी, थैंक यू फैन ऑफ एम एस धोनी, ठीक। 56 to 9, एडवांस फॉरफीटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। 56 to 10, sum of money or property received by any person. 56 to 11, compensation or any other payment received in connection with the termination of employment. 56 to 12, sum received including amount allocated by way of bonus under LIP other than under a ULIP and Keyman insurance policy which is not exempt under section 1010D. आओ एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड इनकम आपकी आती है सेक्शन 56 to 1 में, राइट। अब डिविडेंड इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 2020 तक अगर आपको कोई भी डिविडेंड इनकम मिलती थी तो टैक्सेबल नहीं होती थी, राइट। अगर 2020 तक डिविडेंड इनकम आपको मिलती थी तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होती थी, उस पर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती थी। उस पे सरकार जो है कंपनी के ऊपर ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती थी और कंपनी को उस पर टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि ठीक है, वो अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डन। आओ देखो, according to section 222, the following receipts are deemed to be dividend. According to section 222, the following receipts are deemed to be dividend. 222A, distribution of accumulated profits entailing the release of company's assets. अब यहां पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। तो पहले जब सरकार कंपनी के ऊपर टैक्स लगाती थी, जब कंपनी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, जब पहले के टाइम में सरकार कंपनीज के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती थी, तो कंपनीज ने कुछ तरीके निकाले और कंपनीज ने कहा कि हम इसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डिविडेंड बोलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी और हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये उस समय कंपनी ने कुछ कुछ करना शुरू कर दिया था और जिसकी वजह से सरकार ने लॉ निकाला था, उस समय का ही लॉ है, ठीक है।
अब कंपनीज ने क्या करना शुरू किया था, कंपनी से कहा था कि चलो हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को सपोज एसेट्स दे देंगे या अपने प्रॉफिट एसेट्स दे देंगे या कोई कुछ पैसा वैसा ऐसे ही दे देंगे, लेकिन हम नाम डिविडेंड का नहीं लगाएंगे, हम नाम डिविडेंड का नहीं लगाएंगे। तो सरकार ने कहा कि सुनो कंपनी ऐसा है, तुम अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी चीज दो, कभी भी दो, कैसे भी दो, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हम उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे और उसको डिविडेंड ही माना जाएगा और तुम्हारे ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ये वाली लाइन। कंपनीज ने क्या किया था, कंपनीज ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचाने के चक्कर में, कंपनीज ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसे ऐसे तरीके निकाले थे कि वो शेयर होल्डर्स को कभी पैसा दे देंगे, कभी कोई एसेट दे देंगे, कभी कुछ डिबेंचर्स दे देंगे, कभी कुछ शेयर्स दे देंगे वगैरह वगैरह, जिससे उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना देना पड़े। तो सरकार ने कहा आपको जो बांटना है बांटो, बिंदास बांटो, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। व्हाई एम आई सेइंग दिस टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? क्योंकि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, डिविडेंड कहां से दिया जाता है, डिविडेंड प्रॉफिट से दिया जाता है। तो प्रॉफिट कमा लिया कंपनी ने, अब उसको बांट रही है, लेकिन वो कह रही है कि हम प्रॉफिट नहीं बांट रहे, हम तो कुछ और बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में अगर आप देखो, अगर आप बैलेंस शीट में देखो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है, ये है कैपिटल और ये है प्रॉफिट एंड लॉस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बैलेंस पड़ा रहेगा, अगर ये कैपिटल में चला गया, जो हम लोग क्लास 11th में करते थे, 11th क्लास की बैलेंस शीट आपको बता रहा हूं कि P&L वाला बैलेंस यहां पर दिखेगा, नहीं तो क्या होगा, वो कैपिटल के अंदर चला जाएगा। कैपिटल के अंदर जाने का मतलब ही क्या है कि शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट दिया गया, और अगर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट दिया गया मतलब क्या हो गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अगर कंपनी कहती है कि नहीं नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में एडजस्ट करके नहीं दिखाएंगे, हम तो यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते रहेंगे, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपका प्रॉफिट है वही तो ये रिजर्व्स और सरप्लस में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो सरकार कहती है कि जितना भी आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उतना हम लोग मान लेंगे कि आपने डिविडेंड दिया है, ठीक है, उतना हम मानेंगे कि डिविडेंड दिया है। मतलब मान लो आपने 1 लाख रुपए के एसेट्स बांटे, मान लो आपने 1 लाख रुपए के एसेट्स बांटे, कंपनी से बोल रहे हैं कि मान लो तुमने कंपनी 1 लाख रुपए के एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स को बांटे, और यहां पर तुम्हारे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 70,000 रुपए का दिख रहा है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तुम्हारे पास 70,000 रुपए का दिख रहा है। तो आउट ऑफ 1 लाख रुपीज हम मानेंगे कि 70,000 रुपीज तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये जो 30,000 रुपीज है ये तुम्हारा अलग से जो भी ट्रांजैक्शन है वो है, ठीक है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माना जाएगा क्या, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये माना जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंटेलिंग रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स, मतलब अगर कंपनी अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माना जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है, राइट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे देती है, या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दे देती है, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे देती है, तो वो भी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या माना जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक। फिर ये लिक्विडेशन, ये हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में भी किया था, या तो लास्ट क्लास में किया होगा, या तो लास्ट टू लास्ट क्लास में किया होगा, कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो अपने एसेट्स को शेयर होल्डर्स को बांटती है, ठीक है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो अपने एसेट्स को शेयर होल्डर्स को बांटती है, तो वो भी एसेट्स जो भी बांटती है वो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिविडेंड माना जाता है, और वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। पहले कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, डीडीटी देना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन अब ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो कंपनी अगर अपने कैपिटल को रिड्यूस करती है और उससे कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को कुछ कुछ बांटती है, तो वो भी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिविडेंड माना जाता है, ठीक है। 222E है एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। नाउ इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका ध्यान देना आप, ठीक है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब जो लिस्टेड नहीं है, मतलब जिसमें पब्लिक पैसा नहीं लगा सकती। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर किसी इंसान को, कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10% या 10% से ज्यादा के इक्विटी शेयर्स हैं इस कंपनी में, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये लोन भी डिविडेंड माना जाता है, ये लोन भी डिविडेंड माना जाता है, ठीक है। ये लोन भी डिविडेंड माना जाता है, ठीक। फिर शेयर होल्डर ने कहा कि चल यार ठीक है, तुम मुझे डिविडेंड मत दो, मुझे लोन मत दो, मेरी एक कंसर्न है, तुम उसको लोन दे दो,
मेरी एक कंसर्न है, इस कंसर्न में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, मतलब दिस शेयर होल्डर इज सेइंग कि आई होल्ड 20% और मोर शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयरिंग इन दिस कंसर्न एंड आस्किंग दिस क्लोजली हेल्ड कंपनी कि भाई तुम ना इस वाली कंसर्न को लोन या एडवांस दे दो, तुम इस वाली कंसर्न को लोन या एडवांस दे दो, तो तब भी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यही माना जाएगा कि क्या हुआ है, यहां पर डिविडेंड दिया गया है। फिर शेयर होल्डर ने कहा कि चलो ठीक है, इस कंसर्न को भी मत दो, ये कोई मैं जानता हूं इस बंदे को, इस बंदे के बेनिफिट के लिए या मेरे बिहाफ पर इस बंदे को तुम लोन या एडवांस दे दो, तब भी इसको डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा। ठीक है, तब भी इसको डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा। आई होप ये डीम्ड डिविडेंड वाली बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है, राइट? आई होप ये डीम डिविडेंड वाली बात आपको समझ में आ रही है। पहले कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होता था, तो कंपनीज ने डिविडेंड का नाम लिए बिना पैसे देने का दूसरे दूसरे तरीके निकाल लिए, और उन सभी तरीकों को सरकार ने कहा कि ये तो डीम डिविडेंड है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक, अब मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए 222F एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी है। पहले क्या होता था, जब भी कंपनी बायबैक करती थी अपने शेयर्स को, तो कंपनी को ही उस पर टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम देना पड़ता था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कैपिटल गेन्स वाले में। ठीक है, लास्ट क्लास में ही देखा था कि जब भी अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को बायबैक किया है, तो बायबैक करते समय जितनी भी इनकम कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट की अपने शेयर होल्डर को, उस पर कंपनी को टैक्स देना पड़ता था 23.296% के रेट से। एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से ये रूल आ गया है कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को बायबैक किया फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, तो कंपनी के ऊपर एडिशनल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये मान लिया जाएगा कि शेयर होल्डर का राइट एक्सटिंग्विश हो गया है उन शेयर्स में, और शेयर होल्डर्स के ऊपर शेयर होल्डर्स को जो भी पैसा मिलेगा उसको डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्स किया जाएगा। ठीक है, तो any money received by the shareholder on buyback of shares shall be taxed in the hands of the shareholders as dividend and not in the hands of the company at the applicable normal rates, right? तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा डिविडेंड की तरह से। Since on buyback the shares shall be extinguished, it will also amount to transfer of those shares for the purpose of which the consideration would be treated as nil. ठीक है, तो कैपिटल गेन्स में देखो, जब कोई भी कंपनी आपके शेयर्स को वापस खरीद रही है, तो आपका अधिकार उन शेयर्स पर अब तो रहा नहीं, तो योर राइट हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड, तो एक तरह से ट्रांसफर भी हो गया। तो यहां पर सरकार बोलती है कि ठीक है, फिर वहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को निल मान लेंगे, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाता ना। कंपनी से पैसा मिल रहा है, मेरे शेयर्स कंपनी के पास जा रहे हैं, कंपनी मुझे पैसा दे रही है। एक तरफ तो लॉ कह रहा है कि जो भी पैसा कंपनी दे रही है वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये ट्रांसफर भी मान लिया जाएगा। अगर ट्रांसफर भी मान लिया जाएगा तो कैपिटल गेन्स भी लग जाएगा। तो यहां पर लॉ कहता है, यहां पर सरकार कहती है कि नहीं ठीक है, फिर कैपिटल गेन्स माना जाएगा, लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग मान लेंगे निल। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया निल। The resultant loss would be a capital loss which could either be a short term or long term depending upon the period of holding. उस लॉस को आप सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो। No deduction is allowed under this against this deemed dividend income. ठीक है, अब देखो डिविडेंड पर किस रेट से टैक्सेबिलिटी होती है, तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी होती है। क्या इस पर कोई डिडक्शन भी अलाउड होता है? 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड का इंटरेस्ट ऑन लोन आपका अलाउड हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई सारे लोग लोन लेकर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सपोज मैंने टीसीएस के शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मैंने उस पर लोन लिया हुआ था, मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 10% का उस लोन पर इंटरेस्ट देना था मुझे, तो 10,000 रुपीज का मुझे इंटरेस्ट देना था, 10,000 रुपीज का मुझे इंटरेस्ट देना था। अब मुझे डिविडेंड टीसीएस से मिल गया, मुझे टीसीएस से कुछ डिविडेंड मिला, तो उस डिविडेंड के अगेंस्ट में क्या मैं इस 10,000 रुपीज का डिडक्शन ले सकता हूं? द आंसर इज यस। ठीक है, द आंसर इज यस। लेकिन वो जो डिडक्शन मैं लूंगा, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड। अब डिविडेंड में ग्रॉस डिविडेंड का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी भी कंपनी से 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है, अगर आपको किसी भी कंपनी में 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है, तो वो कंपनी आपका टीडीएस काटती है 10% के रेट से। ठीक है, वो कंपनी आपका टीडीएस काटती है 10% के रेट से। तो अगर मान लो मुझे किसी कंपनी से लेट्स से 50,000 रुपीज का टीडीएस 50,000 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो मुझे किसी कंपनी से 50,000 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, तो व्हाट विल बी 10% ऑफ 50,000? 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपए मुझे कम मिलेगा, यानी मुझे कितना मिलेगा? मुझे 45,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में मिलेगा, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 45,000 रुपीज मिलेगा। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना अलाउड होगा? 50,000 का 20%, 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं कहीं से बैंक से लोन लेता हूं, 1 लाख रुपए का सपोज मैंने लोन लिया, उस पर 10% का इंटरेस्ट है, तो उस पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा।
ठीक है, उस पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, उस पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस 1 लाख रुपए को मैंने टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। टीसीएस से मुझे कितना मिला? टीसीएस से लेट्स से मुझे मिला 30,000 रुपए। ठीक है, अब इस 30,000 पे 3,000 का डिविडेंड, इस 30,000 पे 3,000 सॉरी 3,000 का टीडीएस कटेगा, तो मेरे हाथ में कितना आएगा? मेरे हाथ में डिविडेंड आएगा 27,000 रुपए। राइट, मेरे जब मैं आईएफओएस कैलकुलेट करूंगा, जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैलकुलेट करूंगा, तो मैं दिखाऊंगा डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम मैं दिखाऊंगा पूरी की पूरी 30,000। ठीक है, डिविडेंड इनकम में दिखाऊंगा पूरी 30,000, क्योंकि ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट दिखाया जाता है। जो टीडीएस कटा उसका बाद में क्रेडिट मिलेगा। ठीक है ना, जो टीडीएस कटा उसका बाद में क्रेडिट मिलेगा, तो 30,000 और माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने कितना पे किया? 10,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट पे किया था, लेकिन क्या पूरे के पूरे 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा? नो, 30,000 का 20% यानी 6,000, तो मुझे 6,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। तो 24,000 रुपीज मेरा टैक्सेबल डिविडेंड हो जाएगा। 24,000 रुपीज मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। डन, 24,000 मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। So if any loan is taken for investment in shares to earn dividends, interest paid on such loan is allowed as reduction up to 20% of the gross up value. TDS implications. TDS is not required to be deducted by the company at the time of payment of dividend. If payment is made to an individual shareholder, dividend is paid by the company in any mode other than cash. Aggregate dividend paid or payable by the company to the shareholder in the financial year is less than equal to 5,000 rupees. तो इसी को मैंने शॉर्ट में बोल दिया कि अगर कंपनी से आपको 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो कंपनी 10% के रेट पे टीडीएस काटती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में भी इसे होता है। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का आपको म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिलता है तो उस पर भी कंपनी, म्यूचुअल फंड वाला जो भी होता है, वो आपसे 10% के रेट पे टीडीएस काटेगा। फिर हमारे पास ये कुछ स्पेशल टाइप की इनकम्स होती हैं, जो मतलब जुए वाली इनकम्स होती हैं इस टाइप की। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा, अदर देन विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम। ठीक है, ऑनलाइन गेम को छोड़कर अगर आपका कोई भी इस टाइप का होता है, कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए, ड्रीम 11 पे टीम, नहीं ड्रीम 11 तो ऑनलाइन मनी गेमिंग आ गया, लेकिन कोई भी इस टाइप का अगर आपका हो जाता है तो सेक्शन 115 बीबी पर आपको टैक्स देना पड़ता है 30%। फ्लैट रेट है 30% का, और इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो वो भी लग जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स या इन्वेस्टमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी एटसेट्रा एक्सपेंडिचर वगैरह होगा, जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स होती हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वहां पर 60% के रेट से टैक्स लगता है, प्लस 25% के रेट से सरचार्ज लगता है, प्लस 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो इफेक्टिव रेट वहां पर 78% का आ जाता है। ठीक है, और अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग है, तो उसमें भी 30% के रेट से टैक्स लगता है। ये सेक्शन 105 बीबी जे हो जाता है। ठीक है, सरचार्ज लगना होता है तो सरचार्ज लग जाता है, नहीं, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो अब ये जो स्पेशल वाली इनकम्स होती हैं, ये जो जुआ वगैरह वाली इनकम होती है, इसके अगेंस्ट में आपको कोई एक्सपेंडिचर, कोई अलाउंस, कोई चैप्टर 6A का रिडक्शन, कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अलाउड अलाउेबल फ्रॉम सच इनकम। Adjustment of unexhausted basic exemption limit is also not permitted against such income. Set off of losses not permissible against such income. ठीक है, टीडीएस 30% के रेट से लगता है अगर 10,000 के ऊपर का है, और यहां पर 30% के रेट से लगता है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाली है, इस पर 30% के रेट से टीडीएस लगेगा, कोई इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो बाकी वाले हैं, इस पर 30% के रेट से टीडीएस कटता है, लेकिन तभी कटता है अगर आपका जो विनिंग वाला अमाउंट है वो 10,000 के ऊपर है तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। तो इसके बारे में हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में भी बात की थी कि अगर आपको आपकी किसी भी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, ठीक है, अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, अब वो कॉम्पनसेशन मान लो लेट हो गया, लेट कॉम्पनसेशन पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो वो जो इंटरेस्ट है वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, फ्लैट 50% का रिडक्शन भी मिल जाता है। डन। एडवांस forfeited ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सेक्शन 56 to 9, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर आपकी कोई डील होती है, आप अपनी कैपिटल एसेट को किसी को बेचने वाले होते हो, कोई प्रॉपर्टी आप बेचने वाले होते हो, और जो आपका बायर होता है वो आपको एडवांस दे देता है, राइट, वो आपको एडवांस दे देता है, और उसके बाद वो आपसे प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है और आप उसका एडवांस फोरफीट कर लेते हो, तो वो एडवांस अगर आपने 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद फोरफीट किया हुआ है तो फिर वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। अगर 1 अप्रैल 2014 के पहले फोरफीट किया होता है तो कैसे होता है? तो फिर जब भी आप उस प्रॉपर्टी को आगे कभी बेचते हो तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करके दिखा दिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखो सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, बेसिकली गिफ्ट। ठीक है, तो यहां पर मनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मनी का बड़ा सिंपल है, 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको साल भर में एग्रीगेट में अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा पैसा मिल गया, गिफ्ट मिल गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, अब मूवेबल प्रॉपर्टी या तो आपको फ्री में मिल सकती है या तो आपको डिस्काउंट पे मिल सकती है। अगर आपको फ्री में मिल रही है, साल भर में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट पे मिल रही है, तो साल भर में अगर आपको डिस्काउंट 50,000 रुपए से ज्यादा मिल गया, तो भी वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हो जाता है एसएसजेडीपी साउब। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स में जो पर्सनल इफेक्ट्स के एक्सेप्शंस थे, वो 6 एक्सेप्शंस थे, जेडीपी साओ, राइट, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, राइट। यहां पर 3 और जुड़ जाएंगे, शेयर्स, सिक्योरिटीज और बुलियन। तो एसएस जेडीपी साउब, ये यहां की मूवेबल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो प्रॉपर्टी मींस शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट या बुलियन। तो एसएस जेडीपी साउब। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब देखो ध्यान दो, मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट वैल्यू देखी जाती है कि साल भर में आपको टोटल 50,000 से ऊपर मिल रहा है क्या, साल भर में आपको टोटल डिस्काउंट 50,000 से ऊपर है क्या। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम हर प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं। ठीक है, कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिल रही है, तो हर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तभी वो टैक्सेबल होगा आईएफओएस में, अदरवाइज नहीं। आपको ऐसी 50 प्रॉपर्टीज मिल गई, 50 की 50 प्रॉपर्टीज की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 50,000 से कम है, किसी की 30,000, किसी की 49,000, किसी की 35,000 वगैरह वगैरह, तो आपके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। यहां पर एग्रीगेट वैल्यू नहीं देखी जाती, यहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाती है, राइट। और अगर आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बारे में बात करो, मतलब डिस्काउंट पे अगर आपको मिल रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्काउंट पर मिल रही है, तो आपको दो चीजें देखनी होंगी, क्या डिस्काउंट 50,000 रुपए से ऊपर है, ठीक है, और दूसरी चीज कि क्या जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कंसिडरेशन के 110% से ऊपर है क्या। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तभी आपकी आईएफओएस में टैक्सेबिलिटी अराइज होती है, अदरवाइज आईएफओएस में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती है। ठीक है, अब सपोज आपने मुझे कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है, आपने मुझे कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, गिफ्ट आपने अगर मुझे गिफ्ट की, तो आपके हाथ में क्या कैपिटल गेन्स लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेक्शन 47 ने बोला हुआ है कि अगर आप किसी को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हो, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो आपके हाथ में कोई कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे हाथ में अगर मैंने उसको इमूवेबल, अगर मैंने उसको आईएफओएस में उस पर टैक्स दे दिया, अगर मैंने आईएफओएस में उस पर टैक्स दे दिया, तो फिर जब मैं इसको आगे बेचूंगा, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे हाथ में द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी दैट प्राइस जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मतलब जो जिस प्राइस पर मैंने टैक्स दिया आईएफओएस में। ठीक है, और अगर मान लो मेरे हाथ में भी आईएफओएस में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, अगर मान लो मेरे हाथ में आईएफओएस में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, टैक्सेबल नहीं होती, तो जब भी मैं इस प्रॉपर्टी को आगे बेचूंगा, तो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एज वेल एज द पीरियड ऑफ होल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज द पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी कंसिडर्ड टू बी योर्स। ठीक है, विल बी कंसिडर्ड टू बी योर्स। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द रिसीवर ऑफ गिफ्ट, तो अगर टैक्स पे कर दिया आईएफओएस में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ गिफ्ट। ठीक है, अगर आईएफओएस में मैंने टैक्स पे कर दिया, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने मुझे गिफ्ट दिया था उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान ली जाएगी। और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी, जिस दिन मुझे गिफ्ट मिला, उसके हिसाब से मेरा कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाएगा। टैक्स नॉट पेड अंडर आईएफओएस, अगर मान लो मैंने आईएफओएस में टैक्स पे नहीं किया तो, ठीक है, अगर मान लो मैंने आईएफओएस में टैक्स नहीं पे किया तो जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वो मान ली जाएगी, और डेट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर की ही मान लिया जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर का ही मान लिया जाएगा। समझ में आ रही है ये बातें, समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना, स्पीड ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं बस अपना ही रिवीजन कर रहा हूं, स्पीड ठीक है, चलो डन। उसके बाद देखो, however any sum of money or value of property received in the following circumstances would be outside the ambit of section 56 to 10, मतलब अगर इन लोगों से या इन सिचुएशंस में मुझे गिफ्ट मिलेगा, चाहे मनी का मिले, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी का मिले, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मिले, तो वो उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर किसी रिलेटिव से मिल गई तो,
ठीक है, अगर किसी रिलेटिव से मिल गई तो रिलेटिव का मतलब क्या हो जाता है, अगर मैं ये हूं तो मेरे मम्मी पापा मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बहन उनके पति उनके पति पत्नी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन उनके पति पत्नी मेरे रिलेटिव्स हैं। और यहां पर सिबलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, कजिन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे दादा दादी नाना नानी ये मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी बीवी मेरी रिलेटिव है, मेरी बीवी के मम्मी पापा मेरे रिलेटिव है, मेरी बीवी के भाई बहन उनके पति पत्नी रिलेटिव है, लेकिन मेरी बीवी के मम्मी पापा के भाई बहन पति पत्नी मेरे रिलेटिव्स नहीं है। लेकिन मेरी बीवी के दादा दादी नाना नानी ये मेरे रिलेटिव्स हैं, और हम दोनों का अगर आगे चलकर कोई चुन्नू मुन्नू होता है तो वो भी हमारा रिलेटिव है। ठीक है, तो अगर किसी रिलेटिव से मुझे कोई गिफ्ट मिलती है, मेरे हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी। अगर मुझे शादी के शुभ अवसर पर गिफ्ट मिलती है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, मतलब मेरी शादी पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अनंत अंबानी की शादी पे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ गिफ्ट की, तो आइडियली अनंत अंबानी के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि शादी पे मिली तो इसलिए नहीं, इसलिए कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अगर मैं कोई चीज इनहेरिट करता हूं या किसी की विल के थ्रू अगर मुझे कोई चीज मिलती है तो मेरे हाथ में आईएफओएस में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, और इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और द डोनर एज अ केस में भी, कोई अपनी डेथ बेड पर है, मरते मरते उसको लग रहा है कि यार बस अब मैं मरने वाला हूं और उसने कुछ मुझे दे दिया, ठीक है, तो मेरे हाथ में वो टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 1020, इससे भी कोई आईएफओएस में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन सेक्शन 1023C, इससे भी कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। फ्रॉम और बाई एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12AA और सेक्शन 12AB, मतलब ये चैरिटेबल वाले होते हैं, ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, इससे भी कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। However, where sum of money or property has been received by specified persons under section 13(3), this relaxation is not available and section 56 to 10 will be applicable। जाने इसको, ठीक है, बाई एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो इससे भी अगर मुझे कुछ मिला तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। By way of transaction not regarded as transfer under specified clauses of section 47, तो section 47 में कई सारे ऐसे transactions हैं which are not regarded as transfer, तो अगर उसके थ्रू भी मुझे कुछ मिलता है तो वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। और from an individual by a trust created or established solely for the benefit of relative of the individual, or by an individual from any person in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment। अब ये जो कोविड वाली चीजें ना, ये मुझे लगता नहीं कि ये कोविड वाली चीजें जो हैं वो अब आप लोगों के एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगी। ये 2020-21 में जब कोविड था तो ये वाला क्लॉजेस डाले गए थे, बट आई डोंट थिंक कि अब कोविड से रिलेटेड कोई भी चीज आप लोगों के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइट। Sum received including amount allocated by way of bonus under life insurance policy other than a ULIP and keyman insurance policy which is not exempt under section 10(10)(d)। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, ठीक है, वैसे तो ये वाली चीज हम लोग उसमें पढ़ते हैं, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, बट स्टिल मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रीफ में आइडिया दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैं प्रीमियम पे करता हूं। ठीक है, उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैं प्रीमियम पे करता हूं। जब मैं उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करता हूं तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है ना, वो सेक्शन 80C में डिडक्शन के तौर पर अलाउड होता है। ठीक है, और अगर वो सेक्शन 80C में डिडक्शन के तौर पर अलाउड है, तो जब भी वो पॉलिसी मैच्योर होती है, उससे जितना भी पैसा मैच्योरिटी पर मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता है। फिर से, जब भी मैं कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूं, उस पर मैं प्रीमियम भरता हूं, अगर वो प्रीमियम एज डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80C, हर साल मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं और हर साल उसका रिडक्शन मुझे मिल रहा है, तो जब भी वो पॉलिसी मैच्योर होती है और मैच्योरिटी के टाइम पर मुझे लमसम कुछ भी पैसा मिलता है, तो जो भी पैसा मिलता है वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर वो पैसा सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होता तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, अगर वो पैसा 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट नहीं होता तो वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, जस्ट सो यू आर नॉट लॉस्ट कि भाई साहब ये सब क्या लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली, अगर पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले ली, ध्यान से सुनना, अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के पहले ली तो प्रीमियम आपका 10%, 15%, 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। अब ये क्या क्या है, चलो एक बार ना बात छिड़िए तो बता ही देता हूं। अलग अलग डेट्स के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम के वो रेट्स है
कि अगर आपने सपोज 1 अप्रैल 2012 के बाद कोई पॉलिसी ली, 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर आपने कोई पॉलिसी ली, तो 10% से ज्यादा, 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, इससे ज्यादा अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो उसका आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली ऑन 1 अप्रैल 2012, लेट्स से 20 लाख रुपीस की पॉलिसी ली, या चलो मैं कह रहा हूं 7 लाख रुपीस की पॉलिसी ली। ठीक है, आपने 7 लाख रुपीस की पॉलिसी ली और इस पॉलिसी के लिए आप हर साल प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, लेट्स से आप 20,000 रुपीस का प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये सम अश्योर्ड हो गया, इसका 10% कितना हुआ, 70,000 हो गया, इसका 10% 70,000 हो गया। जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं 20,000, वो 70,000 से कम है क्या, बिल्कुल कम है। तो मुझे 20,000 का डिडक्शन मिलता रहेगा हर साल 80C के अंदर, मुझे 20,000 का रिडक्शन मिलता रहेगा हर साल 80C के अंदर। जब भी ये पॉलिसी मैच्योर होगी, सपोज 1 अप्रैल 2027 को ये पॉलिसी मैच्योर हो गई, पॉलिसी जब मैच्योर होगी तो मुझे 7 लाख रुपए मिलेंगे, जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मुझे 7 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं कई सारा वो भी प्रीमियम भी तो पे कर चुका हूँ, 2-3 साल में जितना भी हर साल में 20-20 हजार रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूं ना। लेट्स अज्यूम कि मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रखा है, लेट्स अज्यूम कि मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रखा है। तो 1 लाख रुपए का तो मैंने प्रीमियम पे किया, 7 लाख रुपए मुझे मिले, तो मेरी इनकम कितनी हो गई, मेरी इनकम हुई 6 लाख रुपए, मेरी इनकम हुई 6 लाख रुपए। ठीक है, मेरी इनकम हुई 6 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि मेरा प्रीमियम, क्योंकि जो ये मैं प्रीमियम पे कर रहा था ये कभी भी 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं था, इसीलिए ये जो भी मेरी इनकम है ये सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये जो भी मेरी इनकम है ये सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं ये वाली चीज। सपोज मैंने पॉलिसी ली 1 अप्रैल 2012 को, 7 लाख रुपए की पॉलिसी है, मैं हर महीने 20-20 हजार रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूं। ठीक है, सपोज पॉलिसी मैच्योर हो गई 2027, अब इसमें मत पढ़ना कि सर 12 से 2027 में तो कई साल हो गए, आपने तो और ज्यादा प्रीमियम दिया होगा, आप 1 ही लाख रुपए का प्रीमियम कैसे मान रहे हो, मैं बस मान रहा हूं। ठीक है, कभी प्रीमियम में मुझे डिस्काउंट वगैरह मिल गया था, मान लो कुछ भी, राइट। तो अब देखो, क्योंकि मेरा जो प्रीमियम है कितना है, 20,000 रुपीज है, व्हाट इज 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, 70,000 रुपीज। तो द प्रीमियम दैट आई एम पेइंग इज लेस देन 70,000 रुपीज, यस, whatever premium I'm paying is less than 70,000 rupees. So the amount of premium that I'm paying, I will get its deduction under section 80C. सेक्शन 80C में मुझे इसका रिडक्शन मिल जाएगा। मान लो पॉलिसी मैच्योर होती है 1 अप्रैल 2027 को, मुझे 7 लाख रुपए मिलते हैं और सारा प्रीमियम जो मैं पे कर चुका हूं वो 1 लाख रुपए का था, मतलब मेरी 6 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। अब क्योंकि मैंने कभी भी प्रीमियम 20% से ज्यादा नहीं पे किया, तो इसलिए ये पूरा का पूरा 6 लाख रुपए सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो यहीं पर ऐसा होता कि मेरा प्रीमियम 20,000 की जगह होता 25,000 रुपए, सॉरी 25,000 नहीं, 75,000 रुपए। मान लो हर साल जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं वो 75,000 रुपीज का प्रीमियम होता। अब क्या ये प्रीमियम 10% ऑफ 7 लाख रुपीज से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो क्या मुझे इसका रिडक्शन 80C में मिलेगा, नहीं, मुझे इसका भी रिडक्शन 80C में नहीं मिलेगा। और जब भी पॉलिसी मैच्योर होगी तो ये जो 6 लाख रुपए की इनकम होगी ये 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट भी नहीं होगी, ये मेरी IFOS में टैक्सेबल हो जाएगी, ये इनकम मेरी IFOS में टैक्सेबल हो जाएगी। बस इससे ज्यादा क्लैरिटी तो अब और क्या ही दे सकता हूं मैं ब्रीफ में। ठीक है, तो ये भी ब्रीफ में भी अच्छी खासी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है कि ये जो 6 लाख रुपए मुझे मिलेगा ये IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा। तो या तो ये 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होगा, अगर नहीं होगा तो ये IFOS में टैक्सेबल होगा। अब अगर पॉलिसी आप 1 अप्रैल 2012 के बाद लेते हो तो ये 10% वाली चीज है, लेकिन उससे पहले अलग अलग डेट्स पर अलग अलग रेट्स थे। ठीक है, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग रेट्स थे, मतलब 2012 से पहले अगर आप पॉलिसी लेते हो तो 20% तक का प्रीमियम भी अलाउड होता था। ठीक है, तो 20% का प्रीमियम भी अलाउड होता था, फिर 15% का भी है, ये हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम लोग उसमें आएंगे, जब डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला चैप्टर करेंगे तब। ठीक है, तो अब यहां पर 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स एक अमेंडमेंट आया हुआ है कि अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के पहले ली थी, अगर आपका प्रीमियम 10%, 15% या 20% ऑफ सम अश्योर्ड तक है, ठीक है, तो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। मतलब अगर आपका प्रीमियम एक्सीड कर जा रहा है, अगर आप जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो 10%, 15% या 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड को एक्सीड कर जा रहा है,
तो 1010D में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और जितना भी पैसा होगा वो IFOS में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका प्रीमियम 10%, 15% या 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड को एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर जो भी पैसा आपको मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पर वो 1010D में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद ली, अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद ली तो अब यहां पर ये 10%, 15%, 20% वाली कंडीशन तो देखी ही जाएगी, साथ ही साथ ये भी कंडीशन देखी जाएगी कि किसी भी साल जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने प्रीमियम पे किया, सपोज आपने कैपिटल सम एश्योर किया 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, सॉरी, ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर किया, 1 करोड़ रुपए की आपने प्रॉपर्टी आपने वो ली, पॉलिसी ली। अब 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख रुपीस होता है। 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख रुपीस होता है। आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो लेट्स से 7 लाख रुपीस। आप हर साल प्रीमियम कितना पे कर रहे हो? आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो लेट्स से 7 लाख रुपीस। आइडियली क्या होता, क्या ये प्रीमियम आपके 10% ऑफ द कैपिटल सम को क्रॉस करता? नहीं करता। तो जब भी मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलता, जो भी उसमें इनकम होती वो 1010D में एग्जेम्प्ट होती, वो 1010D में एग्जेम्प्ट होती। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद सरकार ने कहा कि देखो अगर आपने साल भर में कभी भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे किया, अगर आपने साल भर में कभी भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे किया तो 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने साल भर में कभी भी किसी भी साल आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे किया तो आपको 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और मैच्योरिटी पर जो भी पैसा आपके हाथ में आएगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अगर साल भर में प्रीमियम 5 लाख से कम है तो फिर आप यहां पर आ जाओ, देख लो 10%, 15%, 20% वगैरह वगैरह और आपको एग्जेम्पशन या टैक्सेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद ली है और प्रीमियम जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो किसी भी साल अगर वो प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो गया, इवन इफ इट इज लेस देन 10%, 15% या इवन इफ इट इज लेस देन 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, स्टिल मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा वो IFOS में टैक्सेबल होगा। ठीक है, वो IFOS में टैक्सेबल होगा। अब ये कैसे एग्जैक्टली कैसे ये टैक्सेबिलिटी आएगी, इसके लिए एक गाइडलाइन निकाली गई थी, एक गाइडेंस नोट निकाला गया था। गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 1010D of the Income Tax Act 1961, circular number 15/2023 dated 16th August 2023। ठीक है, ये वाली गाइडलाइन यहां पर निकाली गई थी, राइट, ये वाली गाइडलाइन यहां पर निकाली गई थी। इस पूरी गाइडलाइन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इस पूरी गाइडलाइन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको या तो यहां पर क्लिक करके मिल जाएगा या तो इस QR कोड को स्कैन करके मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार। ये देखो, ये है, ये सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट एलोकेटेड, ये आपके नोट्स है। अब यहां पर अगर आप इसको क्लिक करते हो, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो इट विल ऑटोमेटिकली मूव टू दिस पॉइंट ओनली। मतलब ये ऑटोमेटिकली 34 मिनट 7 सेकेंड्स पर ही आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये 34 मिनट 7 सेकेंड्स पर ही आएगा क्योंकि इस वीडियो में 34 मिनट 7 सेकेंड से ही मैंने ये वाला एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहां पर लिंक जनरेट किया हुआ है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आगे पीछे का कुछ नहीं देखना, आपको ढूंढने में भी टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको ये 34 मिनट 7 सेकेंड्स वाला टाइम स्टैम्प भी याद नहीं रखना, डायरेक्टली उसी टाइम स्टैम्प पर ये वाली वीडियो प्ले होगी। ठीक है, डायरेक्टली उसी टाइम स्टैम्प पे प्ले होगी। मान लो आपका मन करे कि नहीं मैं तो नोट्स प्रिंट करवाऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहां पर आपको QR कोड भी दिया हुआ है। अगर आप नोट्स प्रिंट करवा रहे हो तो यहां पर मैंने आपको QR कोड भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस अगर आपने नोट्स प्रिंट वगैरह करवा लिए तो इस QR कोड को जब आप स्कैन करोगे अपने फोन से तो डायरेक्टली उसी टाइम स्टैम्प पर वो वाली वीडियो जाकर प्ले होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस है इसको मैं शॉर्ट में यहां पर नहीं बताना चाहता, एक तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं, तो आई एनीवे हैव टू एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरी केस। ठीक है, मल्टीपल केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं इसमें, तो आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरी केस। तो ये मैं चाहता हूं, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, नया है, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको देखो, ये पूरा का पूरा गाइडेंस नोट बिना छोटा किए, क्योंकि यहां पर देखो ना आप, यहां पर बताने का कुछ सच है नहीं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो यहां पर इस चार्ट में मैंने दे दिया है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आप लोगों को इस चार्ट में दे दिया है। अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं यहां पर मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर बताया हुआ है।
ठीक है, यहां पर मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर बताया हुआ है। अब आप ये देखो सिचुएशन 1, अब सिचुएशन 1 के अंदर भी बहुत सारे हैं, एग्जांपल 1 2 3 4, आप देख रहे हो एग्जांपल्स कितने सारे एग्जांपल 5 एंड ऑल दैट। तो मैं इस गाइडेंस नोट को चाहकर भी छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्जांपल्स है, राइट, और इन एग्जांपल्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना। और वो जहां पर मैंने आपको दिखाया हुआ है वो क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ है, तो उस पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्लेनेशन से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 57 डिडक्शंस अलाउएबल, ये कुछ हैं, आप अपने आप से इनको देख सकते हो। इन केस ऑफ डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, तो 20%, मतलब अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो 20% ऑफ ग्रॉस इनकम ये आपको अलाउड हो जाएगा। Interest on securities, any reasonable sum by paid by way of commission or remuneration to a banker or any other person, ये भी हो जाएगा। Income consists of recovery from employees as contribution to any provident fund, superannuation fund, तो amount of contribution remitted before the due date under respective acts in accordance with the provisions of section 36(1)(5)(a), important नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। Income from letting of hire of machinery, plant and furniture with or without building, current repairs of the machinery, plant, furniture, basically जो भी इनकम कमाने के लिए आप खर्चा करते हो वो आपका अलाउड है। फैमिली पेंशन इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चेंज है, मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 के लिए फैमिली पेंशन वाला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड स्कीम में 33.33% या 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस, ये आपको डिडक्शन अलाउड होता था। अगर किसी को फैमिली पेंशन मिली है तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें से डिडक्शन कितना होगा, तो इफ यू आर चूजिंग फॉर ओल्ड स्कीम तो 33.33% या 15,000 रुपीज विच एवर इज लेस। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम में हो तो 33.33% या फिर 25,000 रुपीज विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये 25,000 रुपए का यहां पर भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस्ड कॉम्पनसेशन 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम, ये आपको बताइए। डिडक्शंस कौन कौन से अलाउड नहीं होंगे इनको आप लोग अपने आप से देख सकते हो, इसमें मेरे पढ़ाने का कुछ खास एज सच है नहीं। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रिवीजन यहां पर आकर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, रिवीजन से फायदा आप लोगों को फील हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, सब दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद इनकम फ्रॉम सैलरीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।